नमस्कार। मैं श्वेता सुरभि और मैं राकेश रोशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार बिहान के आज के अंक में। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है और गुरु को ही साक्षात परम ब्रह्मा माना गया है और तमाम गुरुओं को हम शत शत बार बार हम प्रणाम करते हैं। क्योंकि आज मौका है शिक्षक दिवस का, तारीख है 5 सितंबर, इसलिए श्वेता आज हम मना रहे हैं शिक्षक दिवस। और हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति हुए और दूसरे राष्ट्रपति हुए, आज उनकी जन्म जयंती है और उनके जन्म जयंती के मौके पर ही हम ये शिक्षक दिवस मनाते हैं और उनका ये शिक्षक दिवस तमाम शिक्षकों के लिए समर्पित है। इसलिए बिहार बिहान की पूरी टीम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के शुभ मौके पर उन्हें हम शत शत नमन करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और साथ ही जब हम शुरुआत करते हैं सुबह की, तो एक तो बहुत ही शुभ शुरुआत है टीचर्स डे का सेलिब्रेशन की, जो शिक्षक दिवस है। तो हम गुरुओं को जितना भी नमन करें, जितना भी उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करें, उतना कम है। जिन्होंने शिक्षकों ने, गुरुओं ने हमारे जीवन को संवारा है, निखारा है और यहाँ तक हमें पहुँचाया है। इसके साथ ही जब सुबह की शुरुआत करते हैं राकेश, तो ये लगता है ना कि हम लोग सुबह जब हो रही है तो ईश्वर की भक्ति से शुरू करें। जब हम भजन से दिन शुरू करते हैं तो एक भक्ति भाव आता है और पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा बीतता है। साथ ही कल है तीज। सुहागिनें सज धज कर बिल्कुल श्रद्धा से, आस्था से इस पर्व त्योहार को करती हैं, व्रत रखती हैं, और क्योंकि पति और साथ ही परिवार की मंगल कामना के लिए। तो तीज के त्यौहार के साथ साथ वो जगदम्ब भवानी की पूजा करती हैं और जब उनकी आरती उतारती हैं तो कुछ यूँ गाती हैं, जगदम्बा घर में दियरा बार आई नी रे। चलिए सुनते हैं ये भजन ऋचा चौबे की आवाज में। जगदम्बा घर में दियरा बार अइली है, जगदम्बा घर में दियरा बार अइली है, जगदम्बा घर में दियरा बार अइली, बार अइली, बार अइली, बार अइली, बार अइली, बार अइली, जगदम्बा घर में दियरा बार अइली है, जगदम्बा घर में दियरा।
तो एक प्यारा उम्दा सा भजन हमने सुना श्वेता, और कहते हैं कि सुबह के समय जब हम भजन सुनते हैं तो मतलब कि भजन अपने आराध्य के देव में जब भी हम भजन स्तुति सुनते हैं तो भजन की जो वाइब्रेशन होती है ना, हमने अपने जब कानों तक पहुंचती है तो हमारा मन, हमारा चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है। और उसी भजन में जब हम ताली बजाते हैं, जब मजीरा बजाते हैं, तब हम शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरीके से हमें जो लाभ है वो हमें मिलता है। श्वेता, अगर एक बात ये भी है, जब भी हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र करते हैं तो महात्मा गांधी ने अपने जीवन में अपने कर्मों से, अपने विचारों से न जाने कितने लोगों का जो व्यक्तित्व है वो बदला है, कितने लोगों का मार्गदर्शन किया है। बापू ने जीवन जीने की कला और इसी के साथ साथ और भी जन सेवा भाव से मानव की सेवा कैसे हो, तमाम विचार और अनमोल वचनों का जो प्रचार प्रसार है हम सभी के बीच किया है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि इन वचनों को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन अगर इन विचारों को हम अपने जीवन में उतार लें, अपने व्यक्तित्व में उतार लें तो जीवन सफल हो जाए। क्योंकि एक सही दिशा में चलना, एक सही मार्गदर्शन के साथ चलना अपने जीवन को सही दिशा देता है और सफल बनाता है। तो आज के अनमोल विचार हम सुनते हैं, अनमोल वचन गांधी जी के। आइए देखते हैं। गुलाब को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होती, वह तो केवल अपनी खुशबू बिखेरता है, उसकी खुशबू ही उसका संदेश है। महात्मा गांधी। मेरा मन मेरा मंदिर है, मैं किसी को भी अपने गंदे पांव के साथ मेरे मन में नहीं गुजरने दूंगा। महात्मा गांधी। तो देखते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर ये छोटे से स्टोरी। तत्कालीन मद्रास प्रांत के तिरुमनी गांव में 5 सितंबर 1888 को डॉक्टर सर्वपल्ली एस राधाकृष्णन ने इसी घर में पहली बार आंखें खोली थी। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। वे गरीब जरूर थे लेकिन विद्वान ब्राह्मण थे। डॉक्टर राधाकृष्णन का बचपन तिरुमनी गांव की गलियों में ही गुजरा। वहीं से इनकी शिक्षा का श्री गणेश हुआ। इसके बाद चेन्नई के क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने फिलॉसफी में एमए किया। वैसे भारतीय दर्शन, संस्कृति और वैदिक ज्ञान में उनकी बचपन से ही अभिरुचि थी। साल 1909 में चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में वे दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक बने। वहाँ से मैसूर विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर उन्होंने कई साल बिताए। इस दौरान दुनिया भर में उनके ज्ञान की ख्याति चमकी। 1931 में वे आंध्र विश्वविद्यालय और 1939 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने। यही वह समय था जब उन्होंने दर्शन शास्त्र पर कई किताबें लिखीं। 1949 में उन्हें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान देश में शिक्षा के विकास को लेकर शानदार काम हुए। उनकी किताबों ने दुनिया भर में धूम मचा दी। इसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन की जिंदगी में जबरदस्त मोड़ आया। उन्हें सोवियत संघ में भारत का राजदूत बनाकर भेजा गया और जब वे वहां से लौटे तो सारे देश ने उन्हें पहले उपराष्ट्रपति के रूप में देखा। 10 साल वे इस पद पर रहे। इस दौरान संसद के दूसरे सदन के रूप में राज्यसभा का जन्म हुआ। 10 साल तक वे राज्यसभा के सभापति रहे। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1962 में वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए। एक शिक्षक को इस तरह का सम्मान सिर्फ भारत में ही संभव है। इसी वजह से उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर में उन्हें सम्मान मिला और उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। 1967 में जब वे राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी से मुक्त हुए तो एक आम आदमी की तरह रेल में बैठकर अपने गांव लौट गए। उनकी विदाई के मौके पर हजारों हजार लोग स्टेशन पर मौजूद थे। 17 अप्रैल 1975 को बीमारी के कारण उन्होंने आखिरी सांस ली। पूरा देश हमेशा हमेशा उनकी विनम्रता किंतु समुंदर से भी ज्यादा गहरी उनकी विद्वता, उनकी प्रतिभा का कायल रहेगा।
तो ये हमने देखा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कहानी को। और शिक्षक दिवस की जब बात करें तो आज का दिन ख़ास तौर पर समर्पित है गुरुजनों को, शिक्षकों को। इसीलिए आज हमने अपने मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया है शिक्षाविद को। हमारे साथ हैं जानी मानी टीचर जो रह चुकी हैं, लंबा वक्त इनका गुजरा है जो आपने शिक्षण में गुजारा, बचपन से बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाते हुए, मतलब छोटे बच्चों की पढ़ाई से शुरू करके आपने 12th तक की पढ़ाई कराई, फिर आप प्राध्यापिका रहीं और प्रिंसिपल बनने के बाद आपने बाद में स्कूल छोड़ा है। और डॉक्टर माफ कीजिएगा, निशे सिंह हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद श्वेता। बिल्कुल। और श्वेता, जैसा कि आपने कहा, अपने स्कूल के दिनों को भी आज हम हाँ, याद करेंगे बिल्कुल, और यादें भी आ रही कि हम किस तरह जब स्कूल में बच्चे पढ़ते थे तो हम किस तरह शिक्षक दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया करते थे। तो सबसे पहले तो निशि मैम, शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ आपको, धन्यवाद हमारी टीम की राकेश। तरफ से आपको। चूँकि आज का जो दिन है समर्पित है शिक्षकों के लिए, जन्म जयंती मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस दिवस को किस तरह से आप देखते हैं, छात्र और शिक्षक के लिहाज से आज का दिन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज का ये दिन होता है शिक्षा और शिक्षक के प्रति सम्मान व्यक्त करने का। अगर मेरी बात कहो तो मैं समझती हूँ कि हर दिन शिक्षक दिवस होना चाहिए, हर दिन शिक्षक का होना होता है। ये मेरी भावना है, क्योंकि पीपल से वंस यू आर टीचर ऑलवेज अ टीचर, एंड व्हेन यू आर अ टीचर यू टच लाइफ। सो हर दिन उनका होना चाहिए है। बहुत सही बात आपने कही। वो ठीक है, हम एक दिन इसलिए समर्पित करते हैं कि वो ख़ास दिन, बाकी चीज़ों को छोड़कर एक चीज़ पर जब हम फोकस करते हैं तो लगता है आज के दिन हम ख़ास तौर से आपको सम्मान दे रहे हैं। ये तो शिक्षक दिवस की बात हुई। एक शिक्षिका के तौर पर आपने लगभग 25 साल से ज़्यादा अपनी सेवाएं दी हैं और बच्चों को पढ़ाने से आपने प्राइमरी से शुरुआत की। तो जब बच्चों की पढ़ाई कराई वहाँ से शुरू होता है, छोटे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। इसके साथ ही एक लंबा वक्त बीता जब पुराने दौर में आपने पढ़ाया तब, और आज का जो ये एक चेंजेस आए हैं, एक परिवर्तन आया है, इस बदलाव को आप कैसे देखती हैं? करीब करीब 25 साल से ज़्यादा का जो अंतराल है उसमें बहुत सारी चेंजेस आए हैं, मैं यही कहूँगी। जैसे पहले या फिर अगर हम लोग अपने बचपन की बात करें तो हम लोग शिक्षक को बहुत ही ऊंची जगह, ऊंचा दर्जा देते थे, जो कि आजकल के लोगों में नहीं है। तो ये क्यों है? मुझे यही लगता है कि शायद हमारे अभिभावकों को दे व फर्स्ट जनरेशन ऑफ एजुकेटर्स, तो वो लोग शिक्षक को बहुत महत्व देते थे। और आज जब शिक्षा का प्रचार प्रसार हो गया है, शिक्षा के प्रचार प्रसार में और जो और भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसके चलते शिक्षक का स्थान वो नहीं रहा है। या तो कुछ शिक्षकों की गलती है या फिर अभिभावकों की गलती है। शिक्षा कहते हैं कि बहुत सारे सीख देती है, वैसा हुआ नहीं है। तो मुझे यही लगता है कि पहले जो शिक्षा और शिक्षक की जगह थी उसमें बदलाव हुआ है। जी निश्चित जी, हम सभी जानते हैं कि जो शिक्षक होते हैं बच्चों में न सिर्फ ज्ञान बांटते हैं बल्कि एक चरित्र निर्माण की बीज भी उसमें बोया जाता है, जो बचपन में ही उनमें डाला जाता है। आप शिक्षिका रही हैं, बच्चों के प्रति भी आपका उतना ही लगाव है, क्योंकि शुरुआत से ही आपने इसकी शुरुआत की थी बच्चों को पढ़ाते हुए। ये कितना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि घर में सबसे ज़्यादा समय बिताने के बाद जो बच्चे होते हैं सबसे ज़्यादा अधिक स्कूल में समय देते हैं शिक्षकों के पास। तो न सिर्फ नैतिक जानकारी बल्कि क्योंकि उन्हीं बच्चों को आगे चलकर सभ्य समाज में रहना पड़ता है और सभ्य समाज का निर्माण भी करना होता है, तो कितना ज़रूरी हो जाता है शुरुआत से ही उन बच्चों को तालीम देना के। देखिए, सबसे पहली शिक्षिका या शिक्षक तो पेरेंट्स होते हैं, अभी भी यही बात कही जा सकती है। उसके बाद शिक्षा का मतलब बीजारोपण अगर हम कहें तो बीजारोपण तो माँ ही करती है, और माँ इज़ द बिगेस्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड, ये मैं समझती हूँ। और इसमें बदलाव ये आया है कि शिक्षा के प्रति जो अभाव, मतलब जो रिस्पेक्ट में अभाव है, वो भी वहीं से अभी शुरू हुई है। क्योंकि वो लोग शिक्षित हैं तो समझते हैं उतना ऊंचा स्थान शिक्षक को नहीं देते हैं अब। और इसमें बदलाव इसलिए भी आया है कि अब स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है बीजारोपण की। ये आप चरित्र निर्माण की जहाँ तक बात करते हैं, क्योंकि अगर शहरों की बात की जाए तो बहुत सारे
पेरेंट्स अभी भी बिज़ी हैं नौकरी में की जद्दोजहद में, जहाँ माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं। और अगर हम गांव का वातावरण करें तो गांव के वातावरण सबसे बड़ा मतलब बदलाव जो आया है वो है आजकल सभी लोग मोबाइल में लगे हुए, मोबाइल से लगे हुए बहुत सारी मतलब जानकारियाँ तो मिल ही रही हैं, लेकिन साथ साथ जितने भी बदलाव हो रहे हैं वो गांव में भी पहुंच जा रहे हैं, ये मैंने देखा है। और चरित्र निर्माण का अगर बात करें तो ये जिम्मेदारी स्कूलों के ऊपर आ गई है, ये मैं देख रही हूँ। चाइल्ड साइकोलॉजी एक मैटर है, बच्चों के मनोविज्ञान को, बाल मनोविज्ञान को समझना, क्योंकि अगर आपके पास जितने भी बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, तो हर बच्चे की IQ अलग है, हर बच्चे की मानसिक स्थिति अलग है, पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो अलग है। ऐसे में चाइल्ड साइकोलॉजी कितनी ज़रूरी है एक टीचर के लिए, खास करके बच्चों को और बढ़ती उम्र के बच्चों को संभालने के लिए? देखिए, पेडागोजी का तो जानकारी होना शिक्षिका के लिए बहुत ज़रूरी है, शिक्षक हो या शिक्षिका हो, क्योंकि आजकल के जीवन में बच्चों को भी बहुत सारे स्ट्रेस हो रहे हैं, बड़ों को तो छोड़ ही दीजिए। और अगर साइकोलॉजी, पहले लोग टीचर बोलते थे कि आपकी आइडियल क्या है, तो लोग कहते थे कि पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास। अभी तो पिन ड्रॉप साइलेंस की बात अगर की जाए तो वो अगर कोई शिक्षक चाहता है तो वो बहुत ही गलत है, क्योंकि अगर बच्चे आपसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे, शोर नहीं करेंगे, तो वो नॉर्मल नहीं है, और नॉर्मल होना उनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो जब तक कक्षा में शोर ना हो और बच्चे आपको बहुत सहूलियत से आपसे अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं करें, इफ़ दे आर नॉट क्वेश्चनिंग द टीचर, क्वेश्चनिंग द टीचर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शुरू में तो आपकी सारी जिज्ञासाओं को शांत करना शिक्षक, बाद में भी जिज्ञासाओं का शांत करना शिक्षक का ही कार्य है। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस काम अगर चाइल्ड साइकोलॉजी भी यही कहता है कि गिव द अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चंस टू अ चाइल्ड। इफ़ अ चाइल्ड इज़ नॉट आस्किंग क्वेश्चन, दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। जैसे मैं जब प्रधानाध्यापिका बनी तो मेरे कमरे में बच्चे आते थे, वो शांत तो नहीं बैठते थे, कभी कभी बच्चे को सिखा के लाया जाता कि नहीं जा रहे हो एडमिशन के लिए तो चुपचाप बैठना, लेकिन अगर वहाँ पे पेरेंट के सामने वो बदमाशी कर रहा है तो मैं कहती थी कि आप एकदम सामान्य रहिए, क्योंकि ये तो सामान्य है उनका। हाँ। क्या उसको कहते हैं, तो बच्चे के स्वभाव में बिहेवियर उसका, हाँ, बिहेवियर स्वभाव है, बच्चों का स्वभाव ही है। अगर बच्चे नहीं रहेंगे तो क्या शैतानियाँ हम तो नहीं करेंगे। बिल्कुल। शैतानियों पर दंड की अगर बात करें, पनिशमेंट, तो पनिशमेंट कितना देना चाहिए, कितना नहीं? क्योंकि हमने देखा है, सुना है, पढ़ा है कि पहले तो गुरुजी को सौंप दिया जाता था, गुरुजी बदमाशी करता है, लगाइए छड़ी। और अभी क्या है कि अगर बच्चों को कुछ डांट भी दो तो पेरेंट्स आके बोलते हैं कि आपने बच्चे को क्यों डांटा। और कहीं कहीं ये ज़्यादा भी है कि टीचर ने बच्चे को पीट दिया, उसको कुछ नुकसान हो गया। वही मैं चाइल्ड साइकोलॉजी की जो बात करी थी श्वेता, वही है कि बच्चों को आप जब हैंडल कर रहे हैं तो दे आर लाइक क्ले इन योर हैंड्स, एंड उन पर बहुत ही ज़्यादा असर होता है जो शिक्षक बोलते हैं किसी भी वक्त, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे बीच के मिडिल स्कूल के हों या हाई स्कूल के हों। अ टीचर कैन मेक और ब्रेक अ चाइल्ड, make a child very very confident and break the child's confidence so much so that he goes into depression. That is very very important to keep in mind. जैसे बहुत सारे शिक्षक होते हैं, तेज ही बच्चे को हमेशा उनको उनको अप्रिशिएट करते हैं, किसी को बहुत स्वाभाविक भाव से कह देते हैं, अरे तुमको नहीं आता होगा, हम जानते हैं, या तुम बेकार हो, रद्दी हो, गोबर हो, ऐसे शब्द भी हमने सुने हैं शिक्षकों के मुंह से, या जैसे पेरेंट आके बताते हैं, या बच्चे को भी मैंने बुला करके पूछा है। अब बहुत आसानी से इस तरह के शब्द हम बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, वो हमेशा एक कांटे के रूप में ज़िंदगी भर के लिए गढ़ता है बच्चों के मानस पटल में। तो लैंग्वेज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड आई थिंक बच्चों को हमेशा बहुत कॉन्फिडेंस देना चाहिए अपनी शिक्षण शैली में भी और बिहेवियर में भी।
बिल्कुल, आपने बहुत ही बड़ी बात कही। और श्वेता, हम सभी को मालूम है कि ये जो भाषा है मतलब कि चरित्र निर्माण में बहुत ही बड़ी भूमिका अदा करता है ये, क्योंकि और भी कई सारी बातें हमने की यहाँ पे। आपके विषय में अगर बात की जाए निशि जी, तो जीवन में हम सभी को उतार चढ़ाव आते हैं श्वेता, कभी बुरा समय होता है, कभी अच्छा समय भी होता है। आपके जीवन से जुड़े अगर बात की जाए तो कई सारे उतार चढ़ाव भी आए हैं, आपने उन्हें किस तरह से टैकल किया है और इन परिस्थितियों में अपने आप को मजबूती के साथ बना रखा, जरूर चाहेंगे बताएं इसके बारे खास में। तौर पर एक बात और बताऊं कि स्वास्थ्य को लेकर बात करती हूँ कि एक बहुत बड़े दौर से ये गुजरी, बड़े जोखिम भरे दौर से गुजरी, वहाँ से निकल के वापस ये इस्टेब्लिश करके आज भी एक्टिव हैं, इसके बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए, अगर कोई परेशानी आपको आए और बैठ करके आप भगवान को कोसने लगें, अपनी लाइफ को कोसने लगें, तो वो मैं नहीं करती। सबसे पहली बात, मुझे भगवान में हमेशा से विश्वास रहा कि जो भी करेगा बहुत अच्छा करेगा, और मेरे लिए मैंने देखा भी इस विश्वास से बहुत सारी चीज़ें भी कायनात में मेरे लिए किया। पूरी कायनात जुट गई, मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ और मुझे एक पल के लिए भी नहीं डर लगा कि क्या होगा। हम हमेशा यही सोचते थे कि जो होगा भगवान अच्छा ही करेगा। तो और मेरे कठिन समय में मैंने कविता भी लिखनी शुरू की, और अगर इजाज़त हो तो मैं एक कविता सुनाती हूँ। ज़रूर। विश्वास क्या है, विश्वास क्या है, हर काली लंबी अंधेरी रात के बाद सुबह का आना तय है, यह विश्वास है। विश्वास क्या है, जो मन का हो तो अच्छा, जो मन का ना हो और भी अच्छा, यह विश्वास है। विश्वास क्या है, मंजिल मिलेगी ज़रूर, मुझे चलते जाना है, यह विश्वास है। दूरी का पता नहीं, मुझे चलते जाना है, यह विश्वास है। विश्वास क्या है, वो है, नज़र भले ना आए, हर पल छिन उसकी नज़र में है, यह विश्वास है। विश्वास क्या है, और हम हो या आप हो या सारी कायनात हो, विश्वास पर ही कायम है, यही विश्वास है, यही विश्वास। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रचना। बिल्कुल। और जैसा हम देख रहे हैं आपका जो व्यक्तित्व है, जिस तरीके से इन्होंने प्रेरणा की बात की, आप अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है, और ऐसी ही ये कविता भी है राकेश, कितनी प्रेरणादायक है। और जिस विश्वास की बात करती हैं, विश्वास जो पत्थर में जान डाल देता है, जिसको हम मूर्ति बनाकर पूजते हैं, आखिर वो एक पत्थर है, लेकिन जब हम मान लेते हैं कि वो ईश्वर है, तो वो ईश्वर उसी भक्ति के साथ, शक्ति के साथ हमें मदद भी करता है साक्षात। और यही विश्वास है जो हमें दुनिया में रखता है, आगे बढ़ाता है। बिल्कुल। और आज अपने खास कार्यक्रम के अंत में हम अपने कार्यक्रम में शिक्षक को आमंत्रित किया, हमने कई सारी बात भी कर रहे हैं, बहुत हमें अच्छा लग रहा है, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम जरूर चलते चलते निशि जरूर चाहेंगे कि शिक्षकों के लिए एक छात्रों की तरफ से आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा, क्या कहना चाहेंगे इस दिवस के खास मौके पर मैसेज के तौर पे? मैं कहूँगी कि बच्चों में आत्मविश्वास का बल दीजिए। वो बल कोई और नहीं डाल सकता है, और बच्चे तब आपको पता नहीं कहाँ पे बिठाएंगे, कौन सी जगह होगी, वो बहुत ही ऊंची जगह होगी। बच्चे यही बात, द ट्रीटमेंट टू देम, they remember, they do not remember how you have taught or what you have taught, but the treatment that you have given to the child is very very important. So आत्मविश्वास का बल दीजिए, ये बल बहुत ज़रूरी है। क्या वाकई में बहुत ही खूब। और आप जैसे शिक्षक जिस तरह से मौजूद परिस्थितियों में भी खड़ी हैं और बच्चों को न सिर्फ शिक्षा दे रही हैं, उनका भविष्य निर्माण भी कर रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और तहे दिल से आपको भी और आप जैसे तमाम शिक्षकों को हम सलाम करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे खास कार्यक्रम में आने के लिए और अपना अनुभव साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू मेरी तरफ से। थैंक यू मैम। तो दर्शकों, कार्यक्रम का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। शिक्षक दिवस के विशेष मौके पर एक खास कार्यक्रम, खास अंक हम आपका लेकर साथ में आए हैं। एक छोटे से अंतराल के लिए यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद जरूर आएंगे एक और नए शिक्षक के साथ, और एक नया अनुभव भी आपके साथ हम साझा करेंगे। बिल्कुल, बहुत सारी बातें करनी है शिक्षक दिवस के लिए, शिक्षा पद्धति से लेकर छात्रों और गुरु शिष्य परंपरा पर भी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने
गोविंद दियो बताए, यानी कि गुरु और ईश्वर के समक्ष अगर हमें दोनों में से किसी एक को प्रणाम करना पड़े तो किसे प्रणाम करेंगे? बेशक ईश्वर को प्रणाम करेंगे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गुरु ही हमें सबसे पहले बताते कि ईश्वर कौन है, हमारे माता पिता कौन है। इसलिए हम सभी को अपना गुरु को ही चुनना चाहिए इन दोनों में से। तो और भी कई सारी बातें आज होने वाली है, क्योंकि आज शिक्षक दिवस पर विशेष अंक हम प्रसारित कर रहे हैं अपने खास कार्यक्रम बिहार बयान में। और आज अब अपने खास कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है पटना विश्वविद्यालय के जो विभागाध्यक्ष हैं, उर्दू विभाग के विभागाध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं शाह जफर आजम जी। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम बिहार बयान में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत स्वागत सर। सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि ये शिक्षक दिवस जो है, जिस तरह से हम इसको मनाते हैं, इसका क्या महत्व आपको लगता है कि बच्चों के लिए और शिक्षकों के लिए है आज के दौर में? शिक्षा और शिक्षक ये समाज के लिए नींव का काम करते हैं, समाज की तामीर में, समाज को बनाने में। इसलिए शिक्षा और शिक्षक दोनों का महत्व कितना है ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कहा जा सकता है कि हर दिन शिक्षा और शिक्षक के लिए समर्पित है, लेकिन जाहिर है हर दिन तो होता नहीं है। कोई हम हर मामले में एक दिन फिक्स करते हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए। तो शिक्षा के लिए भी आज का दिन और शिक्षकों के लिए समर्पित है। ये हमारे बच्चों को, हमारे शिक्षा से जुड़े हुए लोगों को याद दिलाता है कि समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण अभिन्न अंग जो है शिक्षक है। अगर शिक्षक ना हो तो समाज का कोई हिस्सा कंप्लीट नहीं होता है। हर समाज का जो काम करने वाला है वो एक विशेष क्षेत्र में काम करता है, लेकिन शिक्षक ही ऐसा प्राणी है जो हर क्षेत्र को परिपूर्ण करता है, कंप्लीट करता है। अगर शिक्षक ना हो तो सेवा भावना, उपासना और पूजा कुछ कंप्लीट नहीं होगा। आपने अभी एक पढ़ा दोहा, उसमें कहा शिक्षक का कंपेयर किया आपने भगवान से, तो सही बात है। जब दोनों सामने खड़े हों तो भगवान से पहले शिक्षक का महत्व है, क्योंकि वही भगवान को दिखाता है, वही रास्ता बताता है, वही समाज को बनाता है, वही इंसान की पूरी पर्सनालिटी को बनाता है। इसलिए शिक्षक का महत्व तो है ही है, शिक्षा का महत्व है ही है। आज के दिन का भी महत्व है कि आज का दिन पूरी तरह से इन्हीं लोगों के लिए समर्पित है। मैं खुद आज के दिन सभी शिक्षकों को, दुनिया के सारे शिक्षकों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं आज के दिन की, और उनके लिए मैं 2 पंक्तियां उनको समर्पित करता हूं आज के शिक्षकों के नाम। ज़रूर देखिएगा कि तारे जुगनू दीप ये सामा तेरे नाम, शिक्षक के लिए है ये। तारे जुगनू दीप ये सामा तेरे नाम, आज का सारा जश्न बहारा तेरे नाम। क्या बात। आज का सारा जश्न बहारा तेरे नाम, प्यार के सारे तोहफे तुझको अर्पण हैं। आज के दिन प्यार के सारे तोहफे तुझको अर्पण हैं, खिलते फूल महकती कलियां तेरे नाम। क्या बात। तो आज के शिक्षकों के लिए ही है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे शिक्षकों। क्या बात है, बहुत ही खूब। हमारी तरफ से भी आपको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चूँकि आप शिक्षक पेशे से जुड़े हुए हैं, अभी विभागाध्यक्ष हैं आप उर्दू विभाग में, इसके पहले भी आप शिक्षक की भूमिका में रहे हैं और आपका पेशा ही यही है। तो जरूर चाहेंगे कि अपने दिनों में जब आप पढ़ाते हैं या फिर पढ़ाते रहे होंगे कभी भी, तो छात्र और शिक्षक के बीच आपके समय में कैसा संबंध रहा है, और अभी जो आप कर रहे हैं उस दौरान आप क्या देखते हैं? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है, क्योंकि जिस समय से हम पढ़कर आगे आए हैं और जिस समय अभी हम पढ़ा रहे हैं, इसमें बड़ा अंतर पैदा हो गया है। छात्र और शिक्षकों के दरमियान पहले जो रिश्ता था हमारे ज़माने में, उसमें व्यवसायीकरण बहुत कम था, भौतिकवादी जो विचार है वो कम था। हम बड़े निष्पक्षता से, बड़े निष्ठा से, बड़े सच्चे मन से अपने शिक्षकों का आदर करते थे और उनसे ही सीखते थे, बहुत दूसरी चीज़ों पे कम निर्भर होते थे। आज शिक्षक और छात्र दोनों में बड़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं। शिक्षक जो है बहुत ज़्यादातर जो है वो भौतिकवाद हो गए हैं। अभी नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं हमारी यूनिवर्सिटियों में बहुत बड़ी तादाद में, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप जिस क्षेत्र में आए हैं ये दुनिया के सभी क्षेत्रों से अलग है। आप डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो सब एक छोटे से क्षेत्र पर प्रभाव डालते हैं। अगर कुछ गलत करते हैं तो बहुत कम नुकसान होता है, एक छोटा सा क्षेत्र होता है। लेकिन आप अगर कुछ गलत करते हैं तो आप पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही। पूरा देश का मुस्तकबिल, देश का फ्यूचर आपसे जुड़ा हुआ है। इसलिए आप जब आ रहे हैं तो ये कभी मकसद नहीं बनाइए कि मैं आज आ रहा हूँ तो केवल तनख्वाह पाने के लिए, केवल पैसा के लिए।
इस यही क्षेत्र है जिसका रिश्ता पैसा से ज़्यादा सेवा भावना से है। आप छात्रों का फ्यूचर बनाते हैं, इसलिए छात्रों के साथ अगर आपने खिलवाड़ किया तो गोया कि आप देश का फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ छात्र में और शिक्षक में जो रिलेशन होता है वो इसीलिए थोड़ा सा कमज़ोर है। आप देखते होंगे समाज में कमज़ोर है। जी। छात्र और शिक्षक में रिलेशन जो है वो दोस्त नहीं होते हैं, लेकिन फ्रेंड नहीं होते हैं, लेकिन उनका रिश्ता जो होता है वो फ्रेंडली होना चाहिए। छात्र को अपना शिक्षक अपना दोस्त लगे, खुलकर उससे बात कर सके, और शिक्षक भी अपने बच्चों सगे बच्चों की तरह से उनका निर्माण करे। सर, लेकिन इसी ऐसा बात- होता नहीं है आज के समाज में। हाँ, इसी बात पर मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि जैसे हमने पहले बात की कि गुरु शिष्य परंपरा थी, तो हम लोग जब छोटे थे सर मैम के सामने खड़े नहीं हो सकते थे। अरे सर या मैम है तो चलो खिसक लो, ऐसी वाली चीज़ें थी। एक डर और रिस्पेक्ट साथ में था। अभी जो आप कह रहे हैं जो फ्रेंडली है, तो ये फ्रेंडली होना कहाँ तक उचित है? ये देखिए, मैं बता रहा हूँ इसके कारण जो है, ये दूरी जो पैदा हुई है इसका कारण दोनों है। शिक्षकों ने जो है सेवा भाव से काम करना बंद कर दिया है। बहुत कम है, ऐसा नहीं कि हैं, आज भी है, लेकिन आप देखिएगा जो पुस्तकें, जो किताबें, जो सिलेबस है, वही सिलेबस कोचिंग में भी पढ़ाया जाता है और वही विश्वविद्यालय में भी। तो महाविद्यालय और कॉलेज में बच्चे ना पढ़ करके वहाँ जा रहे हैं और वही शिक्षक वहाँ भी पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको जहाँ सेवा देना चाहिए था निष्पक्षता से, निष्ठा से, वहाँ आप दे नहीं रहे हैं, और जहाँ नहीं देना चाहिए था वहाँ आप दे रहे हैं। तो जिस बच्चे को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जाहिर है उसके दिल में आपके लिए आदत क्यों पैदा होगा, आपसे दोस्ती वो क्यों करेगा, आप वो दे नहीं रहे। और छात्रों का जहाँ तक मामला है, ये जब से नया ज़माना बदला है, मोबाइल इंटरनेट का आया है, तो छात्रों की आँखों का रिश्ता किताबों से कट गया है और हाथों का रिश्ता कलम से दूर हो गया है। छात्र का आप देखिएगा, हम अपने क्लासरूम में देखते हैं, टेक्स्ट बुक बहुत कम पढ़ते हैं, किताबें नहीं पढ़ते हैं, वो सब काम मोबाइल से, इंटरनेट से करना चाहते हैं। जब तक पुस्तकों से आपका लम्स नहीं होगा, आपका संपर्क नहीं होगा, वो प्यार मोहब्बत जो किताबों से है वो नहीं पैदा हो पाती है। हमारे ज़माने में क्या था कि हमारे अगर सिलेबस में 4 उपन्यास है तो 40 उपन्यास अलग से पढ़ लेते थे, मज़ा आता था। आज ये है कि 4 उपन्यास और 4 कहानियाँ अगर सिलेबस में है तो बच्चे वो भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि मोबाइल में दुनिया में खोए हुए हैं। तो उनके अंदर भी किताब से रिश्ता नहीं है, तो जाहिर है किताब पढ़ाने वाले से कहाँ से रिश्ता होगा। इसलिए छात्रों और शिक्षकों दोनों में कमियां आई हैं, बदलाव आया है, और इस बदलाव ने दोनों के रिश्ते को कमज़ोर कर दिया है। जो रिश्ता होना चाहिए गहराई से, कि खुलकर बात करे शिक्षक से, और शिक्षक भी खुल कर बच्चों से बात करे, और दोनों एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझें। बच्चों को यानी छात्रों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, और शिक्षक को अपने छात्रों को अफेक्शनेट देना चाहिए। दोनों की तरफ से रिश्ता होता है। जब तक वो अपना बड़प्पन नहीं दिखाएंगे और जब तक ये अपना आदर सम्मान नहीं दिखाएंगे, दोनों इस काम को, शिक्षा जो प्राप्त करने का काम है, ये बहुत कामयाबी से आगे तक नहीं ले जा सकते। आज चूँकि ये रिश्ता कमज़ोर हुआ है, इसलिए हमारे शिक्षा व्यवस्था में आपको कमी भी दिखाई देती है, और वो परंपरा जिसको हम याद करते हैं और उसका कोई प्रभाव भी नहीं दिखाई देता। जी बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर आपने सही बात कही है। और जो कटुता आया है इन दोनों के रिश्तों में, निश्चित तौर पर दोनों को अपने आचार विचार जो भी है वो थोड़ा सा बदलाव करने होंगे, तब जाकर जो रिश्ते हैं वो समान हो सकेंगे। पहले की तरह जो अपनत्व का जो रिश्ता होता था वो बिल्कुल आ पाएगा। चूँकि जफर सर, एक बात ये भी है कि अभी के दौर की अगर हम बात करते हैं, तो जब बच्चे स्कूल से बाहर निकलकर +2 या फिर हाई स्कूल की तरफ रुख करते हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी भी उनके ऊपर होती है। वो यही सोचकर मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि हम कुछ एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे। और क्योंकि यही वो समय होता है जब वो अपने फ्यूचर के लिए या तो डिरेल हो जाते हैं या फिर अपने फ्यूचर के लिए सही उड़ान भी भर सकते हैं। तो ऐसे समय में शिक्षक की जो भूमिका है यहाँ पर कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, किस तरह आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करे ताकि वो आगे बढ़ सके। बहुत अच्छी बात कही आपने, और इस पे गुफ्तगू होनी चाहिए। क्योंकि शिक्षा जब छात्र प्राप्त करता है, तो अगर सिर्फ उसका पैसा कमाना मकसद हो, तो 10th के बाद से मैदान खुल जाते हैं पैसा कमाने का, वो कर सकता है। लेकिन जो छात्र हायर एजुकेशन में जा रहा है, BA में PhD कर रहा है, और वहाँ के शिक्षक के से उसका संपर्क हो रहा है, तो वहाँ के शिक्षक का दायित्व जो है कुछ और हो जाता है। स्कूली शिक्षा में शिक्षक का दायित्व महदूद होता है, बच्चे को, उसके व्यक्तित्व को संवारना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो पूरा फोकस उसी पे करता है। लेकिन हायर एजुकेशन में जब शिक्षक पहुंचता है, उसका अपने समाज
अपनी सोसाइटी, अपने इंस्टीट्यूशन और बच्चों सबके प्रति दायित्व बढ़ जाता है। इसलिए हायर एजुकेशन के टीचर के लिए जो है ना वो 4 जिम्मेदारियां बताई जाती हैं। जी। पहली जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है क्लासरूम शिक्षा, अपने सिलेबस, अपने सब्जेक्ट को बच्चों को अच्छा से बताना और उनको उसमें परिपूर्ण बनाना, कंप्लीट बनाना, ये पहला जिम्मेदारी है उसकी। दूसरी यह है कि वो शिक्षक जिस सिर्फ हायर एजुकेशन में है तो जिस सब्जेक्ट से रिलेशन रखता है उस सब्जेक्ट को भी आगे बढ़ाना। अगर शिक्षक रिसर्च नहीं करेगा, शोध नहीं करेगा, उस सब्जेक्ट पे कुछ काम नहीं करेगा तो वो सब्जेक्ट तो स्टैग्नेट हो जाएगा एक जगह पे, फिर आगे बढ़ेगा कैसे? तो आगे जो हमारा सब्जेक्ट बढ़ता है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, वो इसीलिए बढ़ता है कि हायर एजुकेशन के टीचर की एक जिम्मेदारी शोध भी है। शिक्षक अगर हायर एजुकेशन से रिश्ता रखता है तो उसकी 4 जिम्मेदारियां हैं। एक तो उसके सिलेबस के प्रति कि उसको अपने सब्जेक्ट को पढ़ाना है बच्चों को, स्टूडेंट्स के लिए। दूसरी ये कि वो रिसर्च और शोध से अपने सब्जेक्ट को कितना आगे ले जाता है, उसकी जिम्मेदारी है। तीसरी जिम्मेदारी है उसकी उस इंस्टीट्यूशन से, जिस कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी, जिस इंस्टीट्यूशन से वो वाबस्ता है, उसकी बेहतरी, उसकी तरक्की और उसकी जो दूसरी जिम्मेदारियां उसको दी जाती हैं तो उसको भी पूरा करना है। मसलन जैसे मैं शिक्षक हूँ लेकिन मुझे 3 साल के लिए हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बनाया गया, तो अब हेड के अलग काम होते हैं, तो मैं उससे इनकार नहीं कर सकता। ज़रूरी है कि उसको भी मैं अच्छे तरह से करूँ। किसी को डीन बनाया गया, किसी को कंट्रोलर बनाया गया, कोई भी जिम्मेदारी दी गई तो शिक्षक उससे इनकार नहीं कर सकता। उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन के दूसरे कामों को भी उसी सच्चाई से, उसी ईमानदारी से करे जैसे वो शिक्षा का काम करता है। तीसरी जिम्मेदारी उसकी सोसाइटी के प्रति है। जिस समाज में वो रह रहा है, जिस देश में रह रहा है, उस समाज को क्या देता है वो, उस समाज को आगे ले जाने के लिए, उस देश को आगे ले जाने के लिए, उस समाज के दूसरी जो ज़रूरतें हैं और उनको पूरा करने के लिए वो समाज में, मतलब राजनीति में अगर है तो राजनीति के तौर पर उसको कैसे आगे बढ़ाता है, औरतों का कोई मसला आता है तो उसके लिए कैसे आवाज़ उठाता है, और समाज में कोई भी ऐसा पहलू जिसमें उसके योगदान की ज़रूरत है वहाँ वो आगे बढ़ कर के हिस्सा ले और समाज को भी बेहतर और भारत के मुस्तकबिल को देखते हुए आगे ज़्यादा से ज़्यादा आगे ले जाने के लिए अपना योगदान दे। ये भी एक अच्छे शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, जहाँ जैसी जिम्मेदारी वहाँ वैसी उन्हें अपना जो काम है निर्वहन करना चाहिए। खास तौर से ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं जो शिक्षकों को बताया जाता है कि इसमें आपको काम करना है। जी, तो ये तो जिम्मेदारियों की बात हुई, लेकिन आप एक लंबे अरसे से शिक्षा से जुड़े हुए हैं, बहुत कुछ आपने देखा, बहुत अनुभव है आपका। ऐसे में अगर ये सवाल करें कि एक शिक्षक को अपने जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनसे क्या अपेक्षा होनी चाहिए और साथ ही छात्रों को कैसी अपेक्षा होनी चाहिए, क्या अपेक्षा होती है एक शिक्षक से, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा। छात्र जो है ना वो कुछ नहीं, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लेकर आते हैं जी। वो ऐसे नहीं आते, वो आते हैं तो बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत ख्वाब होते हैं, और वो उस कॉलेज या विश्वविद्यालय में आते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने ख्वाब पूरा करने के लिए। और उनको ख्वाब पूरा करने के लिए सबसे पहला मार्गदर्शक जो उनके सामने आता है वो टीचर होता है, वही उनके ख्वाबों को उड़ान देता है। तो छात्रों की जिम्मेदारी ये है कि वो जिस ख्वाब को लेकर आए हैं, जिन सपनों को लेकर आए हैं, वो अपना फोकस उस पर रखें। होता है कि पहली मर्तबा वो आते हैं बड़े इंस्टीट्यूशन में, उनकी दुनिया अलग होती है, यहाँ बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, बड़े काम होते हैं। तो छात्रों को अपने आप को फोकस रखना चाहिए कि मैं किस लिए आया हूँ, मुझे क्या करना है। अगर फोकस रखते हैं तो उसी को सामने रखते हुए टीचर्स से भी उनकी मदद मिलती है, उसी को सामने रखते हुए वो उस इंस्टीट्यूशन के जो दूसरे केंद्र हैं उनसे भी वो जुड़ता है। तो छात्र जितना फोकस्ड होगा अपने भविष्य को लेकर के, अपने सब्जेक्ट को या अपने सपनों को लेकर के, वो उतना कामयाब होगा। तो वही चाहता है वो शिक्षक से। और शिक्षक भी क्या चाहते हैं, शिक्षक भी यही चाहते हैं कि जो छात्र आया है वो डिसिप्लिन में रहे, अपने मकसद पे नज़र रखे और उस मकसद में जो भी मदद, जो सहायता की ज़रूरत हो वो शिक्षक दे। तो अधिकतर शिक्षकों को देखा है हमने कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो छात्रों को हमेशा मदद पहुंचाते हैं। एक चीज़ आप एकदम यकीन मान लीजिए, मेरा तजर्बा ये कहता है कि शिक्षक कभी किसी छात्र का बुरा नहीं चाहता जी। शिक्षक कभी नहीं चाहता है। मैंने ज़िंदगी में एक शिक्षक भी ऐसा नहीं देखा है जिसने ऑन द वे या ऑफ द वे किसी तरह से शिक्षक छात्र का बुरा चाहा। वो छात्र की भलाई चाहता है, इसीलिए शिक्षक ही वो है
जो छात्र जब कामयाबी हासिल करता है, किसी फील्ड में बड़ा नाम कमाता है, तो वो खुद से ज़्यादा खुश होता है। वो चाहता है दिल से कि मुझसे भी आगे जाए, बड़े फील्ड में जाए, कहीं बड़ा काम करे, नाम देश का नाम मुझे लगता रोशन है कि करे, ये बहुत समाज का मिलती है रोशन। उनसे बड़ी है संतुष्टि ना? जब खबर हमें मिलती है कहीं से किसी की कामयाबी की, तो ऐसा लगता है जैसे मैं कामयाब हूँ। बड़ा फख्र बिल्कुल। होता है और अपने हम लोग proud ये उम्मीद feel होता करते हैं है। कि ये जो भावना है ना, ये भावना हमेशा बनी रहे। हाँ, ये proud क्योंकि feel होता है। छात्रों को इससे ज्यादा और क्या चाहिए अपने शिक्षकों से। जी। एक चलते चलते चूंकि शिक्षक दिवस का मौका है, तो इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे उन तमाम शिक्षकों को भी और छात्रों को भी एक संदेश के जरिए जरूर हाँ, बताएं। शिक्षकों को तो मैं कहूँगा कि भाई शिक्षक एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, ये इसे व्यावसायिक पद नहीं समझना चाहिए। ये जो है ना एक साधना है, उपासना है, पूजा है। अगर आप इस दृष्टि से काम करते हैं तो आप ईमानदारी से करेंगे और छात्रों को देंगे। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि मेरा आदर करो, मेरा सम्मान करो। जब आप इस निष्ठा भाव से करेंगे और देंगे उन्हें, तो खुद आदर मिलेगा, खुद सम्मान मिलेगा। लेकिन जहाँ आपने इससे अलग पैसा कमाने का साधन समझ लिया, एक व्यवसाय समझ छात्रों लिया, के लिए जो पंक्तियों तो को वो आप इस्तेमाल कहेगा। करना चाहेंगे जरूर हाँ, चाहेंगे इसके बारे में। तो शिक्षकों को मैं ख़ास तौर से आज के मैं चूँकि शायरी भी कभी कभी करता हूँ, जी। तो कुछ पंक्तियाँ मैं छात्रों और शिक्षकों के जीवन के लिए कहूँगा कि उनको क्या देखना चाहिए। तो उसका पहला है ये कि हादसों के दरमियाँ भी मुस्कुराते जाइए, हादसों के दरमियाँ भी मुस्कुराते जाइए, ज़िंदगी को एक नया रिश्ता दिखाते जाइए। क्या बात है। ज़िंदगी को एक नया रास्ता दिखाते जाइए, यूं मोहब्बत की घटा बनकर बरसिए चार सू, यूं मोहब्बत की घटा बनकर बरसिए चार सू, नफ़रतों की आग के शोले बुझाते जाइए। क्या बात है। ये छात्रों का भी काम है, शिक्षकों का भी यही बहुत काम है। बढ़िया सर, नफ़रतों पूरी की ही आग के शोले बातचीत बहुत अच्छी रही। मतलब जितने भी बातचीत हमने की बहुत इंस्पिरेशनल रही, और सबसे बड़ी बात आपने इतना कीमती वक्त दिया, इतनी अच्छी बातें की हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया और आज के शिक्षक दिवस को सुबह सुबह इस तरह गुफ्तगू करके आपने यादगार बना दिया मेरे लिए। और बहुत खूबसूरत सुबह के लिए आप सबको भी शुभकामनाएं। पुनः एक बार फिर से दिल से आपको बधाई और शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम लेते हैं आपसे विदा, लेकिन आपकी राय, विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप ज़रूर लिखें हमें। हमारा पता है बिहार बिहान द्वारा केंद्र निदेशक, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है director.ddkpatna@gmail.com। तो आज के अंक में बस इतना ही। हम लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।